हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अम्मा, ये रानिया आपी के साथ क्या मसला है आखिर? वो क्यों हर बार इधर आ जाती है और फिर खुद तो सारा वक्त आराम करती रहती है। मुझे सारा काम करना पड़ता है और इस पर उनकी बातें भी सुनना पड़ती हैं। मैं आज बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी क्योंकि मुझे इस वक्त शदीद थकावट हुई थी। मैं अम्मा के आगे बरस पड़ी, जबकि अम्मा कहने लगी, अरे आहिस्ता बोलो, कहीं वो सुन ना ले। तुम्हें पता तो है कि इस हाल से है और फिर इस हालत में उसकी तबीयत भी ख़राब रहती है। वैसे भी ऊपर तले के बच्चों ने उसे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा बना दिया है। अम्मा ने मुझे टोकते हुए समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं और ज़्यादा चिढ़ गई और उनसे कहा कि आखिर उसे किसने कहा था इतने बच्चे पैदा करने के लिए। पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, कुछ तो ख्याल करती। मैं रवानी में ही अम्मा के सामने बोल गई तो अम्मा ने कदरे गुस्से से मेरी तरफ देखा। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अम्मा को कवानी लड़कियों के मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती थी और वो पहले भी मुझे कई बार इस तरह की बात करने पर टोक चुकी थी। लेकिन मैं क्या करती? मेरी बहन की वजह से मैं अक्सर परेशान रहती और फिर अम्मा के आगे अपना गुस्सा निकालती रहती। अम्मा बेचारी मेरी सुन लेती थी क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं सही बात कर रही हूँ और मैं हक पर हूँ। लेकिन वो रानिया आपी को भी कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि वो कुछ अपनी ससुराल की वजह से तंग थी और कुछ अपने शौहर की आदत की वजह से परेशान रहती थी। और फिर इस पर मस्ताक ये कि ऊपर तले के बच्चों ने उसकी हालत वाकई ख़राब कर दी थी। उसकी सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ा था और उसके अलावा उसके मिजाज पर भी इन बातों का गहरा असर आ चुका था। लेकिन अब हम इस सारे मामले में क्या कर सकते थे? ये सब उसकी किस्मत थी। बाकी कुछ चीज़ें वो अपने हाथों में रख कर भी कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आजकल भी वो बच्चे के पैदाइश के सिलसिले में घर आई हुई थी और चूंकि उसका 9वां महीना चल रहा था, इसी वजह से ज़्यादातर बिस्तर पर ही पड़ी रहती, जबकि उसके बाकी तीनों बच्चे जो सारे घर में उछल कूद करते रहते और चीज़ों को ख़राब करते रहते, तो मैं उनके पीछे भाग भाग कर हलकान होती रहती। अब आपी ने ना जाने किस तरह उनकी तरबियत की थी कि वो एक पल भी टिक कर नहीं बैठते थे। हालांकि मैं उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती और किसी न किसी काम में उलझाई रखती, लेकिन फिर भी वो मौका देखकर कभी बेडशीट ख़राब कर देते तो कभी चीज़ों को बिखेर कर रख देते। मैं सारा दिन चीज़ें समेटने में ही लगी रहती। अक्सर चीज़ें तो मुझे मिलती भी नहीं थी, जिन्हें ढूंढ ढूंढ कर मैं हलकान होती रहती और फिर थक हार कर अम्मा के आगे अपना रोना रोने लगती। आपी की आजकल तबीयत चूंकि ठीक नहीं थी, इसी वजह से उसे मुकम्मल बेड रेस्ट था। कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता तो कभी उसके पैरों में सूजन हो जाती और वो अपनी तबीयत की वजह से बहुत बेजार थी। उसे बार बार कुछ खाने को भी चाहिए होता। मेरा सारा दिन इन्हीं खातिरदारियों में गुजर रहा था। आज उसकी तबीयत कुछ संभली हुई थी तो वो बाहर आकर बैठी हुई थी। अम्मा उसे देखकर निहाल हो रही थी क्योंकि कुछ भी था, रानिया आपी बहुत प्यारी थी और लाखों में एक थी। मेरा नाम हानिया है और मेरी उम्र इस वक्त 21 साल है। मैं अपनी अम्मा और अब्बा के साथ छोटे से घर में रहती हूँ। हम सिर्फ 2 ही बहनें हैं, जबकि मुझसे बड़ी बहन रानिया की शादी अम्मा ने 4 साल पहले कर दी थी। रानिया आपी के 2 बच्चे हैं और अब तीसरा बच्चा होने वाला है और पहले बेटे के वक्त भी उसने सारा वक्त यहीं पर गुजारा था और दूसरे बच्चे की दफ़ा भी वो यहीं पर आई हुई थी। रानिया आपी वैसे तो अपने घर में खुश थी, उसके शौहर उसके साथ ठीक थे, लेकिन न जाने क्या बात थी, उनकी कुछ आदतें मुझे अच्छी नहीं लगती थी और 1-2 बार दबे दबे लफ्ज़ों में रानिया आपी से इस बात का जिक्र भी कर चुकी थी। मेरी बात सुनकर उसने हंसकर टाल दिया और कहने लगी, शहजाद ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें यूं ही गलत गुमान हो रहा है। मैं रानिया आपी की बात पर आमीन कह देती क्योंकि वो बीवी थी, अपने शौहर के मिजाज को मुझसे बेहतर समझती थी। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों जब भी शहजाद भाई आते
तो उनकी नज़रें मुझे बहुत अजीब लगती। मैं कभी उनके सामने ज़्यादा जाती नहीं थी, क्योंकि जिस तरह वो देखते थे और फिर जिस तरह वो टोंट करते थे, मुझे वो बहुत अजीब लगता था। वैसे तो अम्मा ने ये रिश्ता बड़ा देखभाल कर किया था। उनकी एक जानने वाली सहेली ने ये रिश्ता बताया था। अम्मा अब्बा ने मिलकर छान फटक की थी। लड़का हर लिहाज से अच्छा था, अच्छा खासा कमाता था, 3 बहनों का इकलौता भाई था। और क्या चाहिए था, जिनमें से 2 बहनों की शादियां भी हो चुकी थी। इसीलिए अम्मा ने सोचा कि रानिया आपी इकलौते लड़के के साथ राज करेंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसका उलट भी हो सकता है। शहजाद भाई की बीवी होने के नाते रानिया आपी को बहुत कुछ भुगतना पड़ा था, क्योंकि शहजाद भाई अपने वालिदैन के इकलौते बेटे और अपनी बहनों के इकलौते भाई थे। इसी वजह से उन सब की उम्मीदें शहजाद भाई से लगी हुई थी। वो हर काम, हर बात, हर फरमाइश शहजाद भाई से ही पूरी करवाते। शहजाद भाई रिश्तों के दरमियान तवाज़ुन रखने में हलकान होते रहते। ये सारी कोशिश में रानिया आपी कभी कभी नज़रअंदाज हो जाती, और इस पर मुस्तज़ाद ये कि रानिया आपी को तो सारे घर का काम भी खुद करना पड़ता। जब से उनकी शादी हुई थी तब से उनकी सास और नंद ने काम करना छोड़ दिया था और सारी जिम्मेदारी रानिया आपी को सौंपती थी। रानिया आपी ने बखुशी जिम्मेदारी को अपने सर तो ले लिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें दिन में तारे नजर आने लगे, क्योंकि घर में तो कभी उसने उठकर पानी भी नहीं पिया था। अम्मा ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। वो पढ़ी लिखी थी और खूबसूरत थी। उसके अलावा अम्मा की बहुत लाडली थी। यही वजह थी कि रानिया आपी ने कभी घर के काम किए ही नहीं थे। अम्मा ही उसके सारे काम अंजाम देती थी या फिर मुझसे कहकर करवा लेती थी। लेकिन अब जब रानिया आपी को अपने ससुराल में सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ी तो वो बौखला कर रह गई। बात बात पर अम्मा को फ़ोन करती। अम्मा कभी उसे समझा देती और कभी कहती कि तुम भी तबीयत ख़राब का बहाना करके कमरे में लेट जाओ। कभी उसे उल्टी सीधी बातें भी समझाती। मैं अक्सर अम्मा को इन बातों पर टोकती और कहती कि अम्मा ऐसा मत करें, इस तरह रानिया आपी का घर भी ख़राब हो सकता है। अब उसे घर में दिल लगाना चाहिए और जैसे उस घर के तौर तरीके हैं उन्हें अपनाना चाहिए। लेकिन अम्मा यही कहती कि अरे मेरी फूल सी बच्ची है, मैंने उसे इतने नाज़ो नाम से पाला था, अब कैसे उसे चूल्हे में झोंक दूँ। इस शहजाद ने तो उसे मुलाजमा बना कर रख दिया है। अम्मा को अक्सर शहजाद भाई पर गुस्सा आता, जबकि मेरे ख्याल से रानिया आपी की शादी हो चुकी थी तो उन्हें घर की जिम्मेदारियां उठाने में कोई भी तामुल नहीं होना चाहिए था। रानिया आपी की सास ने खुशदिली का सबूत देते हुए किचन और घर की जिम्मेदारी उनके सुपुर्द कर दी थी, ताकि इकलौती बहू घर का निज़ाम संभाले। उनकी शादीशुदा नंदी भी हफ्ते में 1 बार घर आ जाती तो रानिया आपी के माथे के बल गहरे हो जाते। यूं उनकी जिंदगी खट्टी मीठी चल रही थी और रानिया आपी कभी काम कर लेती और कभी मना कर देती। शहजाद भाई ने उनके कहने पर घर की सफाई सुथराई के लिए मुलाजमा तो रखवा दी थी, लेकिन बावर्ची खाने का इतना काम होता था कि रानिया आपी को वो भी भारी लगता था। रानिया आपी की शादी के 3 महीनों के बाद जब वो पहली बार हामला हुई तो फिर उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। वो अक्सर बिस्तर पर पड़ी रहती, जिसके बायस उसकी सास का रवैया उसके साथ ख़राब होने लगा, क्योंकि उसकी सास को अब काम की आदत नहीं रही थी और ना ही वो करना चाहती थी। इसी वजह से वो रानिया आपी को बार बार काम के लिए आवाज़ देती, जबकि रानिया आपी अपनी तबीयत की खराबी की वजह से बिस्तर पर पड़ी रहती और कभी कभार तो वो चिढ़ भी जाती। रानिया आपी को उल्टियों और चक्करों ने बेहाल कर रखा था। इसीलिए रानिया आपी के कहने पर अम्मा उसे थोड़े दिन के लिए अपने घर ले आई। यहाँ पर आकर वो पहले से तो कुछ बेहतर थी, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं थी। यूं करते करते रानिया आपी यहाँ पर 2 माह रह कर गई। तब रानिया आपी का 4था महीना चल रहा था। ससुराल जाके दोबारा उसे काम करना पड़ा तो अब उसे काम बहुत भारी लगता और वो काम से जान छुड़ाने के लिए अक्सर तबीयत का बहाना करके
कमरे में पड़ी रहती। शहजाद भाई का चूंकि पहला बच्चा था, इसलिए वो फिर भी उसके साथ ताउन कर लेते, लेकिन जब उनकी माँ बहनें उनके कान भरती तो वो भी रानिया आपी को उठाकर काम पर मजबूर कर देते। यूं रानिया आपी की सेहत और तबीयत बिगड़ती चली गई। उसकी सेहत पहले जैसी नहीं रही थी। काम की ज्यादती और खुराक की कमी ने उसे बहुत कमज़ोर कर दिया था। इसीलिए जैसे ही रानिया आपी को 7वां महीना लगा तो अम्मा जाकर उसे ले आईं। दस्तूर के मुताबिक वैसे भी पहला बच्चा नन्याल में होता है, इसीलिए अम्मा रानिया आपी की सास से बात करके उसे यहाँ पर ले आई। उसकी सास ने भी कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि ये रस्म की बात थी और वैसे भी शायद वो रानिया आपी को संभालने और ख़र्चा करने से जान बचा रही थी। यूं रानिया आपी 7वें महीने में यहाँ पर आ गई। पहले पहल तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि रानिया आपी के जाने के बाद मुझे बहुत उदासी महसूस होती थी। लेकिन मैं चूँकि उस वक्त कॉलेज में पढ़ रही थी, तो अब मुझे कॉलेज के साथ साथ घर पर काम भी ज़्यादा करना पड़ता था। रानिया आपी के आने की वजह से काम काफ़ी बढ़ चुका था। अब हर दूसरे दिन शहजाद भाई आते और अम्मा की आदत थी कि दामाद के सामने मेज़ सजा कर रखती, और उसके लिए मुझे काफ़ी घंटे किचन में खज्जल ख्वार होना पड़ता। कभी बाज़ार से भी मंगवा लेते, लेकिन चूंकि हम सफ़ेद पोश मिडिल क्लास लोग हैं, इस वजह से बाज़ारी ख़र्चों से जान बचाते हैं। इसलिए अम्मा की यही कोशिश होती कि जो चीज़ भी हो घर पर बन जाए, ताकि सब आराम से खा सके। शहजाद भाई के आने की वजह से अक्सर ही बजट आउट हो जाता, लेकिन अब क्या कर सकते थे। रानिया आपी को अम्मा वहाँ पर इस हाल में छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि फिर वो खुद परेशान रहती और उनकी जान पर बनी रहती। रानिया आपी को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया था, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर थी और पहला बच्चा होने के बायस उसके अंदर खून की कमी ज़्यादा थी, जिसकी बदौलत आजकल उसे आयरन की ड्रिप्स भी लग रही थी। यही वजह थी कि रानिया आपी अपनी तबीयत की वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी और उसे बेड पर बैठकर हुक्म चलाने की आदत हो गई। उसके सारे काम मैं सर अंजाम देती थी। अम्मा भी इसका हत्ताउल मकदूर ख्याल रखती और मेरी मदद करवाने की कोशिश करती, लेकिन इस उम्र में अम्मा कितना काम कर सकती थी। यही वजह थी कि ज़्यादातर बोझ मेरे ऊपर ही था और मैं अपनी पूरी सी कोशिश करती थी कि सारे काम को वक्त पर अंजाम दूं, क्योंकि मुझे पढ़ना भी था और अपने पेपरों की तैयारी भी करनी थी। यही वजह थी कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा उलझ कर रह चुकी थी। रानिया आपी का पहला बच्चा था, इस वजह से हमें भी बहुत शौक़ था और अम्मी को भी ज़्यादा फ़िक्र रहती थी। खुदा खुदा करके ये वक्त ख़त्म हुआ। एक रात रानिया आपी की तबीयत ख़राब हुई तो अम्मी उसे अस्पताल ले गई और कुछ ही देर के बाद एक नन्हे से छोटे से बेटे की आमद ने हम सब की ज़िंदगियों को खुशियों से भर दिया। मैं खुद बहुत खुश थी। बेटे का सुनते ही भागती हुई अस्पताल गई और बेख्तियार उस बच्चे को अपनी बाहों में भर लिया। वो छोटा सा गुड्डा आराम से सो रहा था। मेरे इस तरह उठाने पर हल्का सा कुसमुसाया। रानिया आपी के शौहर और ससुराल वाले भी अस्पताल पहुंच चुके थे। सबको मिठाई खिलाई जा चुकी थी और सब बहुत खुश थे। अभी रानिया आपी ने चूंकि घर पर ही आना था, इसी वजह से मैं पहले ही घर आ गई। रानिया आपी को 24 घंटों के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और वो सीधी हमारे घर ही चली आई। बेटे के पैदा होने के बाद रानिया आपी के ससुराल का रवैया बदल चुका था। वो रानिया आपी के साथ बहुत खुशी खुशी बातें कर रहे थे और हर दूसरे दिन उसकी सास बच्चे से और रानिया आपी से मिलने के लिए चली आती थी। बेटे का नाम शहजाद भाई ने अहमद रखा था और सबको नाम बहुत पसंद आया था। रानिया आपी यहाँ पर अपना 1.25 महीना पूरा करके अपने घर चली गई तो मुझे कुछ सुख का सांस आया, क्योंकि उनके होने की वजह से मेरा काम बहुत बढ़ चुका था और इसी दौरान चूंकि मेरे पेपर भी थे तो पढ़ाई की वजह से मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। लेकिन अब जबकि वो अपने ससुराल खैरियत से वापस चली गई तो फिर मुझे भी सुकून का सांस आया। आजकल वैसे भी कॉलेज से छुट्टियां चल रही थी तो मैं जी भर के नींद पूरी कर रही थी।
लेकिन मुझे वो छोटा सा गुड्डा अहमद बहुत याद आता। इसी वजह से मैं अम्मी को लेकर रानिया आपी से मिलने के लिए चली गई। रानिया आपी भी उस दिन अपने घर के कामों में मसरूफ़ थी। हमें देखकर जैसे खिल सी उठी। अम्मी को रानिया पहले की निस्बत कमज़ोर लगी, जबकि मैंने उन्हें कहा भी कि अभी बच्चा पैदा हुआ है और फिर वो ससुराल में आकर अपने कामों में, अपनी जिम्मेदारियों में मसरूफ़ हो चुकी हैं, तो ऐसे में उसकी सेहत पर कुछ तो असर पड़ेगा। लेकिन अम्मी बार बार उसे यही कहती रही, अपना ख्याल रखना, खाना पीना वक्त पर खाना। रानिया आपी फीकी सी मुस्कुराहट से सुनती रही। चूँकि रानिया आपी की सास हमारे करीब ही बैठी हुई थी, उनका मिजाज भी कुछ तीखा सा ही लग रहा था, लेकिन रानिया आपी ने कोई बात नहीं की। यूं कुछ देर बैठकर हम दोनों घर वापस आ गए और फिर तकरीबन 1 हफ्ते के बाद रानिया आपी रहने के लिए घर चली आई और घर आते ही उसने तो जैसे शिकायतों का अंबार खोल लिया। उसका कहना था कि जिस दिन से मैं उस घर में गई हूँ, उस दिन से 1 मिनट का भी सुकून नहीं है। छोटे बच्चे को संभालना, घर के काम काज देखना और उसके अलावा फरमाइशी प्रोग्राम पूरे करना, मैं तो सारा दिन थक कर रह जाती हूँ। रानिया आपी के चेहरे को देखकर भी अंदाज़ा हो रहा था कि वो काफ़ी थकी थकी सी है, क्योंकि उसकी आंखें अंदर को धंस चुकी थी और चेहरा जर्दी माइल हो रहा था। अम्मी रानिया आपी के साथ बैठकर हमदर्दी करने लग गईं, जबकि मैं किचन में चली आई ताकि रात का खाना तैयार कर सकूं। इस बार रानिया आपी अपने ससुराल की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान थी और बार बार यही कह रही थी कि मैंने शहजाद से कहा है कि आप मुझे अलग घर लेकर दें, जबकि अम्मी भी उसकी बात के लिए हमनवा थी। लेकिन मैं उसे बार बार यही समझा रही थी कि तुम अभी अलहदा ना हो, अभी बच्चा छोटा है, अकेली नहीं संभाल पाओगी। लेकिन रानिया आपी भी इस बात की तरफ नहीं आ रही थी। वो मुझे यही कहती कि तुम्हें नहीं पता मेरे ससुराल के मामलात कैसे हैं और मुझे क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं ये बात सुनकर चुप कर गई। रानिया आपी 3 दिन रुकी थी और उन 3 दिनों में उसने एक दिन भी ना खुद खुश होकर दिखाया और ना ही हमें किसी बात पर खुश होने दिया। 3 दिन मुसलसल उसका ससुराल नामा और शहजाद भाई की बातें चलती रही। जब वो अपने घर गई तो मैं अम्मी के ऊपर बरस पड़ी और कहा, अम्मी आखिर आप उसे क्यों नहीं समझाती कि अब वो अपने ससुराल में दिल लगाए। बार बार यहाँ पर आकर वो उनकी बुराइयाँ करती है, क्या ये कोई अच्छी बात है? आप उसे समझाएं। शहजाद भाई इकलौते हैं, इस हिसाब से उनकी जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हैं। रानिया आपी अगर अपनी मोहब्बत से उनके दिल में जगह बना लेंगी तो हमेशा जीत उसी की होगी। लेकिन वो तो ना जाने क्या समझे बैठी है, बार बार एक ही बात करना मुनासिब नहीं है। लेकिन अम्मी को भी रानिया आपी से हमदर्दी का बुखार चढ़ा हुआ था और वो भी यही कहने लगी कि तुम्हें क्या पता उसे क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। जब तुम्हारी शादी होगी तो फिर ही तुम्हें इन बातों का अंदाज़ा होगा। बच्चियाँ कितनी नाजुक होती हैं और ससुराल में इस तरह उनके लिए चलना कितना मुश्किल होता है। अम्मी ने लापरवाही से जवाब दिया तो मैं उन्हें देखती रह गई। सच कहूँ तो इस मामले में मुझे अम्मी का रवैया बड़ा अजीब सा लगता था। वो बजाय रानिया को समझाने के उल्टा उसकी हमनवा बन जाती थी और यही से खराबी का आगाज़ होता था। अहमद अभी 4 माह का था जब रानिया आपी के यहाँ दोबारा खुशखबरी की खबर मिली। अम्मी बहुत खुश हुईं, जबकि मैं हैरान रह गई और मुझे इस बात की भी परेशानी हुई कि कहीं आपी दोबारा यहाँ ना आ जाए। लेकिन वही बात हुई। रानिया आपी के शुरू के दिन थे, इसी वजह से उसकी उल्टियाँ और कमज़ोरी की वजह से तबीयत नढाल रहती थी। यूँ रानिया आपी अहमद को लेकर हमारे घर आ गई। अब घर के कामों के साथ साथ रानिया को संभालना और अहमद को संभालना एक अलग काम था। मुझे अब इन कामों को अंजाम देना पड़ता। अहमद तो अभी चूँकि छोटा था और ज़्यादातर वो बिस्तर पर ही लेटा रहता, इसीलिए उसका इतना मसला नहीं था। बस ये था कि मैं उसका डायपर नहीं चेंज करती थी, वो अम्मी या रानिया आपी खुद करती थी। लेकिन रानिया आपी ने तो मुझे मुफ्त की मुलाजमा ही समझ रखा था। ऊपर से हर दूसरे दिन शहजाद भाई घर चले आते
और उनकी नज़रें मुझे बड़ी अजीब महसूस होती। वो मुझे मुखातिब करते तो उनका लहजा भी बदल जाता, जो मुझे तो महसूस होता लेकिन रानिया आपी और अम्मी को महसूस नहीं होता, और मैं उनकी तरफ देखती रह जाती। शायद मेरे सोचने की हिस्स ज़्यादा तेज़ थी या क्या बात थी, लेकिन जो भी था मामला कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। खुदा खुदा करके रानिया आपी 1 महीने के बाद अपने घर वापस गईं तो मैंने सुख का सांस लिया और बहाने से अम्मी से कह दिया कि रानिया आपी से कहना कि अब की बार छिल्ला वहीं पर करे। मैंने बेसाख्ता कह दिया तो फिर शर्मिंदा सी हो गई, क्योंकि अम्मी ने बड़ी अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा था, इसलिए मैंने वहाँ से खिसकने में ही आफियत समझी। लेकिन जैसे ही रानिया आपी का 7वां महीना शुरू हुआ तो वो खुद ही इस बार यहाँ पर चली आई। मैं और अम्मी हैरान से रह गए। पहले तो अम्मी ने परेशानी से रानिया आपी से पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है, तुम अचानक चली आई हो। रानिया आपी कहने लगी, अम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और वहाँ पर मुझे आराम करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। शहजाद तो अभी इस हक में नहीं थे, उनका कहना था कि 9वें महीने में चली जाना, लेकिन मुझसे अहमद को भी संभाला नहीं जाता। अब तो ये बहुत शरीर हो गया है और बहुत तंग करने लगा है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। कम से कम यहाँ पर कुछ देर आराम को तो मिल जाती है। रानिया आपी ने वजाहत से अम्मी को कहा तो अम्मी खामोश सी हो गई। खुद अम्मी को भी अंदाज़ा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन अम्मी को इस बात का भी ध्यान था कि अब अखराजात पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं और महंगाई भी बहुत हो गई है। अम्मी के लिए अब ये मुमकिन नहीं था कि वो रानिया आपी के फरमाइश के मुताबिक उनकी खिदमतें करती। अब्बू पहले से कमज़ोर और बूढ़े हो गए थे, इसीलिए जो उनकी नौकरी थी उसी में बड़ी लगी बंधी तनख्वाह थी और अम्मी को घर का खर्च पूरा करने में बड़ी मुश्किल पेश आती थी। इसीलिए तो मैंने अब कुछ दिन पहले से ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। मोहल्ले के कुछ बच्चे मेरे पास पढ़ते थे और 2 घंटे मुझे सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन रानिया आपी की बदौलत मेरा सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया था। रानिया आपी क्या आई, ट्यूशन के बच्चे तो आते थे, लेकिन अब इस दौरान भी अहमद बहुत तंग करता और रानिया आपी उसे अक्सर मेरे सुपुर्द करके खुद आराम से सोने चली जाती। मेरे लिए ये सब सूरत हाल बहुत परेशान कुन हो गई थी। हालांकि अम्मी अपनी कोशिश करती कि वो मेरा साथ दें, लेकिन ब्याही बेटी के आगे कंवारी बेटी की हैसियत बहुत कम होती है। खुदा खुदा करके ये वक्त गुजरा था और फिर रानिया आपी के घर एक बेटी ने जन्म लिया। छोटी सी हादिया को देखकर हम लोग बहुत खुश थे। रानिया आपी की फैमिली मुकम्मल हो चुकी थी। अम्मी ने अब दबे लफ्ज़ों में उसे परहेज़ करने का भी कहा था। रानिया आपी 1.25 महीना नहा के अपने घर वापस चली गई और उस दिन मैंने जी भर के नींद पूरी की थी। 2 दिन के लिए ट्यूशन के बच्चों को भी छुट्टी दे दी। मैं जी भर के आराम करना चाहती थी और सुकून करना चाहती थी, इसीलिए अम्मी से कह के मैंने मामू के घर जाने का प्लान बना लिया। मामू का घर 2 घंटों की मुसाफत पर ही था। अम्मी भी राज़ी हो गई और यूं हम दोनों मामू की तरफ चले आए। 2 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। अभी तो मेरा वहाँ आने से दिल नहीं कर रहा था, लेकिन ट्यूशन के बच्चों की वजह से मुझे आना पड़ा। ज़िंदगी पुरसकून सी हो गई थी और अम्मी आजकल मेरी शादी के हवाले से फ़िक्रमंद थी। उनका कहना था कि अब तुम 23 की हो गई हो तो शादी के लिए बेहतरीन उम्र यही है, लेकिन मैं उन्हें टाल रही थी क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि अगर मेरी शादी हो गई तो अम्मी अब्बू अकेले पड़ जाएंगे। यूँ मैं उन्हें ये कहकर टाल रही थी कि मुझे अभी और पढ़ना है, लेकिन अम्मी का कहना था कि पढ़ाई भी साथ साथ होती रहेगी, पहले शादी का सोच लो ताकि वक्त पर शादी हो जाए तो अच्छी बात है। इसी सिलसिले में आजकल कुछ रिश्ते वालों को अम्मी ने कह रखा था और 1-2 फैमिलीज़ तो मुझे देखकर भी गए थे, लेकिन अभी कहीं पर बात नहीं बनी थी। रानिया आपी को गए हुए 1 माह हो गया था और अम्मी को आजकल उनकी फ़िक्र सता रही थी, क्योंकि ना उनकी तरफ से कोई आया था और ना ही हमारी तरफ से कोई गया था। इसीलिए एक दिन मैं और अम्मी रानिया आपी से मिलने के लिए उनकी तरफ चले गए। घर के दरवाजे पर ही एक शोर शराबे ने हमारा इस्तकबाल किया।
रानिया आपी का बेटा अहमद जोर और शोर से रो रहा था, जबकि उनकी बेटी हादिया भी इस रोने में शामिल थी और हानिया आपी चीख चीख कर उन्हें चुप होने का कह रही थी। रानिया आपी की सास एक तरफ बैठी हुई अपने सर को दबा रही थी। इस सारे मंजर ने मुझे शर्मिंदा सा कर दिया। हमें देखकर भी रानिया आपी के मिजाज में फ़र्क नहीं पड़ा। रस्मी से अंदाज में मिलजुल कर वो बावर्ची खाने में चली गई, जबकि रानिया आपी की सास बड़ी खुश दिली से मिली। हालांकि अंदर दाखिल होते हुए मैंने उन्हें देख लिया था कि उनका मिजाज बहुत तल्ख है, लेकिन हम पर उन्होंने किसी भी किस्म की बदमिजाजी जाहिर नहीं की। हम कुछ ही देर बैठे थे। रानिया आपी भी कभी किचन में चली जाती और कभी हमारे पास आकर बैठ जाती, लेकिन मुसलसल उसके चेहरे पर इस संजीदगी तारी थी। घर आकर अम्मी भी इस हवाले से काफ़ी परेशान थी। उनका ख्याल था कि शायद रानिया खुश नहीं है, इसी वजह से वो इतनी संजीदा और चिड़चिड़ी हो रही थी, जबकि मेरा ख्याल था कि रानिया आपी ने अपने छोटे बच्चों को और काम काज को ज़्यादा ही सर पर सवार कर रखा है, जिसकी बदौलत उन्हें हर वक्त चिड़चिड़ाहट महसूस होती है। लेकिन अम्मी आजकल चूंकि मेरे रिश्ते के लिए सरगर्म थी, तो एक फैमिली के साथ बात काफ़ी आगे तक चल पड़ी। लड़के का अपना कारोबार था और शहर के मारूफ बाज़ार में उसकी दुकान थी। लड़के के घर वालों ने मुझे पसंद कर लिया था और अम्मी अब्बू भी उसे देखाए थे। यूं दोनों ख़ानदानों को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। इसीलिए अम्मी ने रानिया आपी और शहजाद भाई को बुलवा लिया और मशवरा करने के बाद उन्हें रिश्ता देखने का कहा, जबकि उन दोनों का रद्द-ए-अमल देखकर तो मैं और अम्मी अब्बू हैरान रह गए। उनका कहना था कि जब सारी बात पहले से ही तय कर रखी है, तो फिर हमें फॉर्मेलिटी के तौर पर क्यों बुलवाया गया है। हमें भी दूसरों की तरह शादी का कार्ड भेज देते ताकि हम वक्त पर शामिल हो जाते। शहजाद भाई के मुंह से ये बात सुनकर अम्मी हैरत के आलम में चली गई, जबकि रानिया आपी ने भी उसकी तस्दीक की और यही कहा कि आपने रिश्ता पहले से पक्का कर लिया है। लेकिन अम्मी अब्बू उन्हें यही यकीन दिलाते रहे कि अभी सिर्फ एक दूसरे को देखा है, पसंदीदगी का इंदिया दिया है और कुछ नहीं। लेकिन उन दोनों मियाँ बीवी की एक ही बात थी। अम्मी अब्बू जो इस रिश्ते पर पहले बहुत खुश थे, अब कुछ बदमिज़ा सा हो गए थे, क्योंकि उन दोनों ने आने की हामी नहीं भरी थी। इसी वजह से वो रिश्ता खटाई में चला गया और बात दब गई। मुझे उन दोनों के रवैये पर बड़ा अफसोस हुआ था। मैं चाहती थी कि अगर अम्मी अब्बू इस रिश्ते पर राज़ी हैं तो फिर तय हो जाना चाहिए, चाहे शादी साल 6 माह बाद हो। लेकिन शहजाद भाई और रानिया आपी की वजह से ये रिश्ता तय नहीं हो सका। इस बात को 6 माह गुजर चुके थे और अब तक दोबारा कहीं पर भी मेरी बात नहीं चली थी। इसी असना में फिर पता चला कि रानिया आपी माँ बनने वाली है। वैसे तो ये उनका तीसरा बच्चा था और वो पहले से ज़्यादा चिड़चिड़ी और नज़ाकत पसंद हो चुकी थी। मुझे रानिया आपी के आने पर बहुत गुस्सा आता था। न जाने क्या बात थी, पहले मैं उसी बहन के आने पर खुश होती थी, अब गुस्सा करने लगी थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि वो मुझे काम काज कहे और अजीब हाकमाना लहजे में बात करे। इसीलिए मैं उसे ज़्यादातर मुखातिब ही नहीं करती थी। चूँकि रानिया आपी 1 हफ्ते के लिए रहने आई थी, तो उसे हफ्ते में उसने मुझे अच्छी तरह तिगनी का नाच नचाया और फिर अपने ससुराल वापस चली गई। मुझे तरह तरह के वसवसे सता रहे थे। मेरा ख्याल था कि इस बार रानिया आपी अपने ससुराल में ही छिल्ला करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो 7वें महीने फिर यहीं पर आ गई और अम्मा से यही कहा कि कमज़ोरी के बायस डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है और अब वो ये वक्त यहीं पर गुजारेगी। अम्मा क्या कहती, चुप कर गई, जबकि मैं तो सही मायनों में चिढ़ गई थी। और मैंने अम्मा से कहा भी, रानिया आपी को चाहिए कि वो अपने घर चली जाए। अब आखिर मैं कब तक उनकी खिदमत गुजारी करती रहूँगी। लेकिन अम्मी उसे ये बात नहीं कह सकी, क्योंकि वो उनकी बड़ी बेटी थी और ब्याही बेटी थी। अम्मी भी अक्सर मेरे साथ ज्यादती कर जाती हैं। अम्मी की खामोशी पर मैं उनसे नाराज़ हो गई और कितने दिन तक उनसे बात नहीं की। रानिया आपी सारा दिन बेड पर लेटी रहती, टीवी लगाकर सारा दिन देखती रही और वहीं पर अपने लिए खाना पकवा पकवा कर खाती रहती।
मुझसे खिदमतें करवाती, अम्मी को नखरे दिखाती, जबकि उसके दोनों बच्चे भी मुझे संभालने पड़ते और उसके बाद उसके कमरे का सारा गंद भी मुझे समेटना पड़ता। मैं अम्मी के सामने पहले पहल तो एहतजाज करती रही, लेकिन फिर अम्मू की मजबूरी जानकर मैं भी खामोश हो गई और मैंने भी उनके सामने किसी किस्म का एहतजाज करना छोड़ दिया। लेकिन अब अक्सर रानिया आपी से मेरी इस बात पर तर्क कलामी हो जाती थी। मैं उसे कहती थी कि कम से कम वो अपना गन तो समेट कर रखे, अपने बच्चों की चीज़ें तो समेट कर रखे, इतना काम तो वो कर सकती है। लेकिन रानिया आपी तबीयत खराबी का इतना ड्रामा करती कि अक्सर मेरे अपने हाथ पैर फूल जाते और मुझे घबराहट होने लगती। शहजाद भाई हर दूसरे तीसरे दिन आ जाते और कभी कभार तो वो रात भी रुक जाते। उनके आने से मुझे अजीब सा महसूस होता था, क्योंकि यूं तो वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, लेकिन उनका सारा रवैया दामादों वाला ही होता। वो कभी आज तक इस घर के बेटे नहीं बने थे। हमेशा उन्हें हर चीज़ में प्रोटोकॉल चाहिए होता और उसके अलावा उनकी अजीब सी नज़रें देखकर मुझे अपने अंदर सनसनी सी महसूस होने लगती। इसीलिए मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं उनके सामने कम से कम जाऊं, लेकिन एक घर में रहकर ये मुमकिन नहीं होता था। और फिर वैसे भी जब वो मेहमान की हैसियत से घर में आते तो फिर उनकी खातिरदारी के लिए बार बार मुझे ही आगे होना पड़ता। इन सब बातों ने मेरे मिजाज पर बहुत बुरा असर डाला था। मैंने आजकल ट्यूशन के बच्चे भी हटा दिए थे, क्योंकि वक्त ही नहीं मिलता था और फिर मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर इतना थक जाती थी कि मुझसे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता था। इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि बच्चों को हटा दूं, बात की बाद में देखी जाएगी। रानिया आपी का नवा महीना शुरू हो गया था और अब मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था कि कुछ ही दिन रह गए हैं, फिर वो अपने घर चली जाएगी। रानिया आपी का आजकल बीपी हाई हो रहा था और इसी वजह से उसे और अम्मी को बहुत ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन वो अपने तौर पर अपनी तबीयत को संभाल लेती थी और अम्मी भी उसके साथ अक्सर टोटके करती रहती। आज जुम्मे का दिन था और सुबह से मौसम बड़ा अच्छा था। अचानक होने वाली बारिश ने तबीयत और मौसम दोनों को खुशगवार कर दिया था कि घर पर आने वाली एक फ़ोन कॉल ने परेशान करके रख दिया। अम्मी अब्बू के एक रिश्तेदार लाहौर वाली साइट पर कहीं रहते थे, उनका इंतकाल हो गया था। अम्मी अब्बू ये खबर सुनकर बहुत परेशान हुए, इसीलिए उन दोनों ने लाहौर जाने का इरादा कर लिया। अम्मी का ख्याल था कि एक ही दिन में होकर वापस आ जाएंगे और आनन फानन वो दोनों तैयारी करके लाहौर चले गए। अम्मी मुझे 100 तरह की हिदायत देकर गई थी, क्योंकि रानिया आपी की तबीयत ठीक नहीं थी और अम्मी को उनकी बहुत फिक्र थी। मैंने उन्हें हर तरीके से मुतमईन करके भेज दिया, लेकिन जैसे ही रात हुई तो रानिया आपी की तबीयत ख़राब होने लगी। उसे दर्द हो रहा था और कुछ उसका बीपी हाई था। एकदम उसकी तबीयत खराबी ने मेरे हाथ पैर फुला कर रख दिए और घर पर अम्मी अब्बू भी नहीं थे। मैं उन्हें फ़ोन करके परेशान नहीं करना चाहती थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। अहमद और हादिया को साथ वाली आंटी के पास छोड़ा और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया और फिर मैं रानिया आपी को लेकर अस्पताल आ गई। उसके अलावा मैं और क्या कर सकती थी। शहजाद भाई को भी मैंने फ़ोन कर दिया था और फ़ौरन अस्पताल पहुंचने की ताकीद की थी। परेशानी के मारे उस वक्त मेरी हालत बहुत बुरी थी, लेकिन मैं अपने आप को मुसलसल हौसला दे रही थी। रानिया आपी को इमरजेंसी में दाखिल कर दिया गया और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। अभी बच्चे की पैदाइश का वक्त नहीं हुआ था। डॉक्टर ने उसे ड्रिप लगा दी थी और कहा था कि अभी इंतज़ार करें। मैं अस्पताल में ही उसके पास बैठी हुई थी। मुझे अहमद और हादिया की भी फिक्र थी और अम्मी अब्बू का भी ख्याल था। शहजाद भाई अस्पताल आ चुके थे और रानिया आपी की खैर खबर मालूम करके वो वार्ड के बाहर जाकर बैठ गए थे। उन्होंने यही कहा था कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता देना, लेकिन दोबारा किसी की बात की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने उन्हें कहा कि आप घर पर चले जाएं। इस तरह आप आखिर कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं आपको फ़ोन कर दूँगी। मेरी बात सुनकर उन्होंने सर हिला दिया और मुझे ताकीद करते हुए चले गए।
मैं भी अंदर रानी आपी के पास चली गई। वो अब गनूदगी में थी। उसके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी कि इतनी देर में एक वार्ड बॉय मेरे करीब आया और कहने लगा, आपको डॉक्टर साहिबा ने फलां कमरे में बुलाया है, फौरन चलें। मैं एकदम परेशान हो गई। मुझे खौफ आने लगा कि कहीं रानी आपी की तबीयत के हवाले से कोई मसला ना हो। इसीलिए मैं बिला सोचे समझे चल पड़ी और जैसे ही वार्ड बॉय के बताए हुए कमरे में पहुंची तो कमरे के अंदर हल्की सी रोशनी थी। मुझे जब तक कुछ समझ आती तब तक कमरे का दरवाज़ा पीछे से बंद हो चुका था। मैं एकदम घबरा गई और चिल्ला उठी, लेकिन वहाँ पर मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। घबरा कर पलट कर देखा तो सामने ही शहजाद भाई खड़े थे। उन्हें देखकर मुझे जैसे अपनी आंखों पर यकीन ना आया हो। शहजाद भाई, आप यहाँ? मैंने हैरत और घबराहट के मिले जुले तासुरात के साथ उन्हें कहा तो वो कहने लगे, हाँ मैं यहाँ कब से इस मौके की तलाश में था, लेकिन तुम कभी मेरी बात सुनती ही नहीं, कभी मेरे करीब आती ही नहीं। शहजाद भाई ये कहते हुए एकदम मेरी तरफ बढ़े, लेकिन मुझे ना जाने क्या हुआ, मैं एकदम चिल्लाने लगी और उन्हें कहा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये गंदा खेल खेलने की? आपको शर्म नहीं आती? मैं आपकी छोटी बहनों की तरह हूँ। मैंने गुस्से से उन्हें कहा तो वो कहने लगे, हाँ तो मैंने कब कहा है कि मैं तुम्हें अपनी बहन समझता हूँ? अरे रानिया से ज़्यादा मुझे तुम अजीज़ हो। मैंने जिस दिन अपनी शादी पर पहली बार तुम्हें देखा था तो देखता रह गया था और दिल में बेसाख्ता ये ख्वाहिश उभरी थी कि काश रानिया की जगह तुम्हारा रिश्ता मांग लिया होता। लेकिन अब क्या हो सकता था, मेरा निकाह रानिया से हो चुका था, लेकिन दिल में हमेशा तुम थी और मैं दिल से तुम्हें पसंद करता हूँ और अपनी मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि अब मैं रानिया के हवाले से कोई फ़ैसला करना चाहता हूँ। शहजाद भाई ने बेबसी के आलम में कहा था। मैं उन्हें देखती रह गई। ताहम मैंने उन्हें कहा कि आपने बहुत गलत किया। रानिया आपी आपके बच्चों की माँ है और जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी आपके लिए वक्फ कर चुकी है, मैं नहीं समझती कि आपको ये फ़ैसला करना चाहिए और फिर इस तरह आपके दोनों बच्चे रुल जाएंगे। तीसरा जो अभी दुनिया में आया नहीं, उसकी किस्मत का फ़ैसला न जाने क्या हो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने दिल से इस तरह के ख़यालात निकाल दें और इन्हें ख़त्म कर दें। ना मैं किसी से इस बात का जिक्र करूँगी और ना ही अपने लबों पर आप ये बात दोबारा लेकर आना। मैंने शहजाद भाई को समझाते हुए कहा था। वो ज़ख्मी नज़रों से मेरी तरफ देखते रह गए। मुझे अब समझ में आया कि उनकी नज़रें बेबसी और मोहब्बत के मिले जुले तासुरात से मुझे देखती थीं। इसीलिए तो मुझे अजीब सा महसूस होता था, जिसे मैं कभी समझ नहीं पाई। लेकिन आज शहजाद भाई के एतराफ़े मोहब्बत ने मुझे वो सब समझा दिया था। लेकिन शहजाद भाई जो कह रहे थे वो मुमकिन नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था। मैं जानती थी कि मोहब्बत पर तो किसी का जोर नहीं है। शहजाद भाई को अगर मुझसे मोहब्बत हो गई थी तो ये एक गैर फितरी और गैर इख्तियारी अमल है। ताहम इस मोहब्बत को पाने के लिए वो जो रास्ता चुने बैठे थे वो सब गलत था। इसीलिए मैंने उन्हें मौके पर ही मना कर दिया और उनके धुआं धुआं चेहरे को देखती रह गई। कुछ देर हमारे दरमियान खामोशी हायल रही और फिर मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और बाहर चली आई। मुझे शहजाद भाई के लिए अफसोस हो रहा था, लेकिन मैं उनके लिए कुछ कर नहीं सकती थी। शहजाद भाई भी मेरे पीछे पीछे शिकस्ता कदमों से चलते आ रहे थे। मैं रानिया आपी के पास वापस आकर बैठ गई थी। वो अभी भी गनूदगी में थी, लेकिन उसे इस बात का कुछ होश नहीं था कि उसके शौहर पर क्या गुजर रही थी। आज इस वाक़ये को गुजरे हुए 6 बरस हो चुके हैं। मेरी शादी हो गई है और मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। रानिया आपी के उस रात एक और बेटा पैदा हुआ था। उन दोनों के 3 बच्चे हैं, लेकिन अब मुझे रानिया आपी के चेहरे पर बेजारी और खौफ नहीं बल्कि खुशी और इत्मीनान नज़र आता है।
اور اس کے لیے میں شہزاد بھائی کی مشکور ہوں جو وقت پر سب سمجھ گئے اور اپنے گھر کو بچا لیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔